हफ्ते की रात है और ये हॉट रॉक कैफे का डांस फ्लोर है। डीजे अपने म्यूजिक के साथ तजर्बात करने से पहले एक खास डिस्क को प्ले करना चाह रहा है। ये डिस्क उसे बार टेंडर कार्ल ने दी है। कैफे में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का काफ़ी रश है, खासकर बिजनेस स्कूल के स्टूडेंट्स का। डांस फ्लोर पर डांस शुरू हुआ ही चाहता है। कार्ल कॉकटेल बना रहा है। आलियान अभी अभी उसके सामने रखी ऊंची कुर्सी पर नीम दिली से आकर बैठा है। उसे कार्ल ने ही किचन से बुलाया है और अब डीजे ने डिस्क प्ले कर दी है। तुम्हारी मंगनी हो चुकी है? नहीं। सभी राजों और इसरारों के पर्दे चाक करती आवाजें बदहैबत होते हुए क्लब में गूंजी। आलिया ने ऐसी तकलीफ की शिद्दत से जो किसी जख्म की पैदावार नहीं बल्कि जख्म का मौजब बनने वाली होती है से सर उठाकर कार्ल को देखा, और ये देखना ऐसा था जैसे दरअसल वो किसी भी चीज को देख नहीं पा रहा। तुमने झूठ बोला आलियान से? जो मुझे मुनासिब लगा मैंने कह दिया। कैसे ना इनकार करती? पता नहीं कौन है वो। मार्गरेट उसकी माँ का नाम है तो बाप का क्या होगा? आइजैक दाऊद। इतनी मामूली सी वजह के लिए? मामूली वजह नहीं है ये। मैं उसे पसंद नहीं करती। कौन सी खूबी है उसमें? मुझे उसे हाँ कहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। शायद तुम्हारा ख्याल है कि वो मुसलमान है भी तो तुम जितना अच्छा मुसलमान नहीं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। क्या नाम है आलियान के फादर का? उसका सरनेम मार्गरेट क्यों है? वो नाजायज हो सकता है इसलिए भी। हाँ, तुम्हारी तरह हलाल फूड का इस्तेमाल नहीं करता होगा इसलिए भी। वहाँ मौजूद एक स्टूडेंट आलियान मार्गरेट की तरफ गर्दन मोड़े देख रहा था। कार्ल ने एक आंख दबाई और मुंह बनाकर भेड़िए की आवाज निकाली, लेकिन आलियान ना वहाँ मौजूद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को देख रहा था ना ही कार्ल को। वो अपने जूतों की नोक को घूर रहा था। उसे आज मालूम हुआ था एकदम से कैसे ऊंचाई पर बैठे बैठे हम जूते की नोक तले आ जाते हैं। उसके मुंह पर कभी किसी ने थप्पड़ नहीं मारा था। उसके सुर्ख होते मुंह पर आज थप्पड़ों के नजराने तजलील में लपेट कर मारे गए थे। कॉकटेल बनाते कार्ल के हाथ रुक गए। आलियान का रद्द अमल उसकी तवक्का के बरखिलाफ था। उसने उठकर उसे घोंसा नहीं मारा था। वो मुसलसल अपने जूतों की नोक को देख रहा था। ऐसे खेलों के वो पक्के दुश्मन थे, वैसे वो दोस्त थे। आलियान, कार्ल ने उसे आवाज दी। आलियान ने जूते की नोक से नजरें उठाकर उसे देखा। शुक्रिया कार्ल, मैं तुम्हारा ये एहसान ताउम्र नहीं भूलूंगा। वो उठा और कदम उठाने के लिए जदोजहद करने लगा। वो नाजायज हो सकता है इसलिए भी। हाँ, नहीं, वो मुझे नहीं पसंद। क्या नाम है आलियान के फादर का? उसने कानों पर हाथ रख लिए, लेकिन फिर भी वो बहरा नहीं हुआ। मोहब्बत की जबान उसी वक्त तो बोलती है जब उसके गूंगा हो जाने की दुआ की जाती है, और मोहब्बत के कान उसी वक्त तो सब सुनने लगते हैं जब उनके बहरे हो जाने की बदुआ की जाती है। क्या नाम है आलियान के फादर का? क्या नाम है फादर? उसका सरनेम मार्गरेट क्यों है? फादर, फादर। मैं सुबह बहार का पहला लाला का फूल हूँ जो इश्क के दाग से मुसलसल तड़प रहा हूँ। मोहब्बत जगह जोत है जिसे मुट्ठी में करके आंखों के सामने रख लेना आसान नहीं। आंखें नहीं चुंधियाती, किस्मत चुंधिया जाती है। वो इतनी जल्दी कहाँ मेहरबान होती है। मोहब्बत की देवी तो घुटनों के बल झुकवा कर अपनी आंखें मूंद लेती है ना। देवी की मर्जी आंखें खोले ना खोले। इंसान जो सबसे ज्यादा ख्वाब मोहब्बत के देखता है तो इंसान पर सबसे ज्यादा ख्वाब मोहब्बत के ही भारी पड़ते हैं। इंसान किसी भी मिजाज या नस्ल से ताल्लुक रखता हो, दुआ के लिए बाकायदा हाथ उठाए ना उठाए, लेकिन अंदर ही अंदर इतनी आरज़ू जरूर करने लगता है कि कायनात में छुपा कर रखी गई सारी मोहब्बत उसकी झोली में डाल दी जाए। कहे न कहे पर इतना जरूर सोचता है कि मोहब्बत को वो कुछ भी करके चुरा ही लाए। सारी मोहब्बत चुरा लेने का ख्वाब आलियान मार्गरेट ने भी देखा था, और ये ख्वाब उस पर बहुत भारी गुजरा था, क्योंकि मोहब्बत वो ममनू सीपी भी तो है जो मस्त मस्त नाच नचवाती है
और फिर भी दहन खोल कर दुर्र शहवार के दर्शन नहीं करवाती। झोली फैलाए रक्स यार के रकास अपने पैर जला बैठते हैं, तब भी नहीं, बस नहीं। वो अपना तन मन भस्म कर डालते हैं, तब भी नहीं। अपनी हैसियत से नजरें चुराते वो प्रिंट वर्क की हदूद से निकलकर चलने की कोशिश कर रहा था। जिस बर्फ ने मैनचेस्टर को हथेलियों में ले रखा था, वो उसे गिरता देखना नहीं चाहती थी, लेकिन अब उसे दिखा दिया जाएगा चलते चलते कैसे गिरा सा जाता है। बर्फ में एक कलंदर खासियत बहुत कमाल की है। ये गिरती है तो शोर नहीं मचाती, गिरकर पिघल कर खत्म हो जाती है तो भी वावेला नहीं करती। बर्फ अपने सीने पर पड़ते गिर गिर जाते उसके कदमों में ये खासियत मुंतकिल कर देना चाहती थी। मैनचेस्टर की इतने सालों देखी भाली सर्दी में अब आलियान का दम घुट रहा था। उसकी आंखों की सुर्खी और सांसों की गमनाकी उस पर गुजरते सदमे की अवलीन गवाह बनी और उसकी भूरी बच्चों सी चमक लिए आंखें भर आई थीं और सांस ने रवा रहने की सलाहियत खो दी। इंसान था ना, रोना तो बनता था। मोहब्बत का सुनहरा ख्वाब जो देख लिया था, ख्वाब के टूट जाने पर टूटना तो बनता था। आसमान के सारे सितारे टूट टूट कर मैनचेस्टर की शहराओं पर बिखर रखे थे। कायनाती मोहब्बत पर कायनात का टूट फूट जाना तो बनता था। सड़क पर चलते वो एक बंद गली के किनारे रुक गया, जिसके अंदर एक बड़ा कूड़ादान रखा था। वो अंधेरे में कूड़ादान के पीछे जाकर दीवार के साथ खुद को लगा कर खड़ा हो गया और बेख्याली में अपने सर को झटका। उसे अपनी पहली मोहब्बत याद आ रही थी, मार्गरेट जोसेफ, उसकी माँ, जो उसकी भूरी आंखों को अपनी नीली आंखों से घंटों देखा करती थी, थकती नहीं थी। वो थक जाता तो उसकी ठोरी उठाकर फिर से देखने लगती। वो जैसे खामोशी की ज़बान से कह जाती, मुझे क्या मालूम था ये आंखें मुझे ऐसे ले डूबेंगी, लेकिन मैं खुश हूँ कि ये मुझे ले डूबी। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये आंखें अता की गईं। इनमें मेरी वो तस्वीर बनकर उतरती है जो मुसव्विर बना नहीं सकते और आईने दिखा नहीं सकते। मैं कैसे ना शुक्रगुजार हूँ। उसकी आंखें उसके लबनानी बाप जैसी थीं। वो मार्गरेट के मुर्दा होते वजूद में जान डाल देने वाली आंखें थीं। वो उन्हें घंटों क्यों ना देखा करती। वो अपनी माँ के साथ एक कमरे के बेहद छोटे और निस्बतन गंदे से फ्लैट में रहता था, जिसके एक कोने में किचन था और दूसरे कोने में वॉशरूम। बेड कमरे के दरवाजे के सामने था। एक खिड़की थी जिसके आगे एक कुर्सी रखी रहती थी। उस कुर्सी पर खड़े होकर आलियान खिड़की से सर टिकाकर अपनी माँ की राह देखा करता था। मार्गरेट के इंतजार में उसने अपनी आंखों को बहुत थकाया था। कमरे में किचन और वॉशरूम की बू हमा वक्त रची रहती थी, लेकिन ये फ्लैट उस वक्त महक उठता जब मार्गरेट आकर उसे अपनी बाहों में भर लेती। मार्गरेट एक अस्पताल में सफाई पर मामूर थी। उसके जिस्म से कई तरह के केमिकल की बू आती, मगर ये बू आलियान के लिए दुनिया की बेहतरीन खुशबुओं से बढ़कर थी। वो सिर्फ उसकी माँ नहीं थी, उसका सब कुछ थी। मार्गरेट जोसेफ मुस्कुराने की कोशिश किया करती थी, लेकिन वो एक बुरी अदाकारा थी। उसने जिंदगी को जिंदा दिली, हिम्मत और जवामर्दी से गुजारने के कुछ अखबार रट रखे थे। वो उन्हें हर रोज दोहराती और मुस्कुराने की भद्दी अदाकारी करती, अपने काम पर चली जाती। मुस्कुरा कर घर का दरवाज़ा बंद करती, खोलती, दिन करती, रात करती, रोज़ की बस यही अदाकारी। जिंदगी अखबार पर कामयाब ज़रूर की जा सकती है, खुश तालिया नहीं। ऐसी ज़िंदगी को स्याही से तो बचाया जा सकता है, लेकिन सतरंगी नहीं रंगा जा सकता। ये धनक जली तो हो सकती है, धनक ढली नहीं। फिर तो ये इस जमजे की सूरत इख्तियार कर लेती है जो दिल के कानों के पर्दे फाड़ डालती है। ऐसी जिंदगी तो नहीं होती, क्योंकि वजूद में धरा लोथड़ा चित हो जाता है। ये लोथड़ा जो दिल है और जिस धोखेबाज बुज़दिल का कोई इलाज नहीं। ये गद्दारी करता है और उससे गद्दारी पर उसे मौत की सज़ा मिलती है। तो मार्गरेट अखबार पर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करती रही और लिहाफ में मुंह देख कर रोती रही, क्योंकि उसने ज़िंदगी की एक फाश गलती कर डाली थी।
اس ने एक मुसलमान से मोहब्बत कर ली थी, एक ऐसा लबनानी मुसलमान जो वहाँ काम के लिए आया था, पॉइंट्स के लिए, मोहब्बत के लिए नहीं। वो उस रवायत का पासदार था कि सफ़र के दौरान गाड़ी के नए और अनोखे स्टेशनों पर रुक जाने को दिल पर नहीं लेना चाहिए। सफ़र में स्टेशन तो आते ही रहते हैं, तो क्या सफ़र को ही रोक दिया जाए? वो समझदार था, उसने सफ़र को नहीं रोका। नीली आंखों, परी चेहरों से तो दुनिया भरी पड़ी है। किस चीज़ की कमी है इस जहान में? फिर एक इंसान के लिए जिंदगी तबाह कर लेना कहाँ की रवायत है? उसकी 6 साला जिंदगी अपनी माँ की दबी दबी सिसकियाँ सुनते गुजरी। वो समझती थी वो सो रहा है, पर ऐसी आहों के साए तले सो जाना गुनाह के मुतरातिफ होता। वो दिन भर काम करती, रात भर रोती। ऐसी हालत में वो ज़्यादा देर तक जिंदा कैसे रहती? क्यों कर जिंदा रहती? जो इंसान किचन में काम करता, बेड पर लेटा, खिड़की में खड़ा, हर हालत में सिर्फ इंतज़ार के मुजस्मे में खुद को ढालता चला जाए, वो जिंदा रहकर जिंदा कैसे हो सकता है भला? ऐसे इंसान को तो जल्द मर जाना चाहिए, जिसका लोथरा दिल खून बनाने के बजाय खून उगलने लगे। ऐसे लोथरे के मालिक को जल्द ही मर जाना चाहिए। वो पहली तकलीफ, वो याद जो आलियान से जुदा होने के लिए कभी तैयार नहीं होती थी, कुछ यूं थी कि कमरे की वाहिद खिड़की के आगे रखी कुर्सी पर खड़ा वो नीचे झांक कर अपनी माँ को तलाश कर रहा है। नीचे एक मसरूफ सड़क थी, जिस पर छोटी छोटी कई दुकानें और स्टोर वाक़या थे। मार्केट थकी थकी उस सड़क पर चलती उसे नजर आ गई। वो अंदर आई और बेड पर बैठकर उसे देखने लगी, फिर चलकर उसके पास आई और वही अपनी अदाकाराना मुस्कुराहट से उसे देखा और उसका हाथ पकड़ लिया और कुर्सी के पास घुटनों के बल बैठ गई। तुम बहादुर हो ना? मार्केट ने एक अच्छी मुस्कुराहट सजाकर पूछा। जब आलियान थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने कई सालों तक खुद को हड़बड़ा कर उठते और कहते सुना, नहीं, मैं बहादुर नहीं हूँ। दो तन्हा लोग जब एक दूसरे से ये पूछने की जुर्रत करते हैं तो हकीकतन वो ये कहना चाह रहे होते हैं कि अब तैयार हो जाओ, तुम बहादुर हो या नहीं, तुम्हें बहादुरी दिखानी होगी। तल्ख हकीकतें तुम्हारी रसीली जिंदगी में घुलने के लिए तैयार हैं। क्या तुम भी तैयार हो? अपने लबनानी बाप की सी आंखों से वो मार्केट को देखने लगा। हाँ कि ना? मामा पापा के पास जा रही हैं? मार्केट ने उसके गाल पर प्यार किया और खिड़की में जाकर खड़ी हो गई। देखा, वो एक बुरी अदाकारा थी, ज्यादा देर तक मुस्कुरा न सकी। फिर बहुत देर के बाद वो वहां से हटी और एक छोटे से बैग में उसके कपड़े रखने लगी। एक दूसरे सफरी बैग में उसने अपनी एक जीन्स और 2 शर्ट्स रखी। दोनों बैग उठाकर और उसका हाथ थाम कर वो उसे अपनी दोस्त के पास ले आई और उसके गाल चूम कर चली गई। मार्केट चली गई और कितनी ही सदियों बाद वापस आई। इतनी सदियों बाद के आलियान ने जान लिया कि उसकी माँ सोते जागते काम करते खामोश बैठे सिसकती क्यों रहती थी और मुस्कुराने में वो इतनी बुरी अदाकारा क्यों थी, और ये भी कि उसकी नजरें किन वीरानियों में भटका करती थीं और उसके वजूद से आहें कैसे और क्यों कर निकला करती थीं, और वो एक कब्र बनी कब्रिस्तान क्यों लगने लगी थी और कर्ब की जड़ें उसके अंदर से फूटकर तनावर दरख्त बनाती जंगल जंगल कैसे हो जाया करती थी। जब वो आई तो वो सुल्तान आंटी के घर के पिछवाड़े में एक तरफ बैठा खेलने वाले बच्चों को देख रहा था। उन बच्चों ने कई बार उसे अपने साथ खिलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपनी माँ पर ही गया था। वो एक बुरा खिलाड़ी था, वो खेल को खेल नहीं सकता था। बैठे बैठे जैसे उसे खबर सी हो गई कि उसकी माँ कहीं उसके करीब है। वो घर के अंदर आया। दूर से ही उसने मार्गरेट जोसेफ की हिचकियों को सुन लिया। वो सारी अदाकारी को बलाए ताक रख कर रो रही थी। हाँ, वो मुझे नजर आ गया था, वो मुझे मिल गया था। 3 हफ्ते मैं उसे पागलों की तरह ढूंढती रही। उसके दोस्त ने कहा था मुझे चंद माह पे रुकना पड़े तो मैं वहीं रुकूं, वो वहीं मिलेगा, और वो मिल गया। और उसने जैसे मुझे देख कर भी नहीं देखा, मुझे अनदेखा करके वो तेजी से वहां से गायब हो गया। मैं उसके पीछे भागी,
लेकिन इतनी जल्दी न जाने वो कहाँ गुम हो गया था। सड़क पर इधर उधर भागते मैं चिल्ला रही थी और सुसन फिर भागते भागते मैंने खुद को गिरा लिया कि शायद किसी कोने में खुद को छुपाकर मुझे देखते वो मुझ पर तरस खाकर ही आ जाए। मैं गिरी ही रही और रोती ही रही, लेकिन वो नहीं आया वो। अगले दिन वो मेरे होटल आया। देखो कितना आसान था उसके लिए मुझे डेनमार्क में ढूंढ लेना, और मैं इतने सालों में उसे दुनिया भर में न ढूंढ सकी। मैं बहुत नकारा, बहुत बेकार हूँ। जानती हो, मेरे 2 घंटे रोने के बाद और ये बताने के बाद कि पिछले 4 सालों में मैंने कैसे कैसे उससे राबता करने की कोशिश की, किस किस शख्स के पास उसका पूछने के लिए गई, खुदा के आगे कैसे कैसे गिड़गिड़ाती और उसे याद करके कैसे कैसे रोती रही। उसने क्या किया? उसने जेब से एक कागज निकाला और कहा, ये तुम्हारी तलाक के कागज हैं। मैंने अपने मजहबी स्कॉलर से उसकी तस्दीक करवा ली है। तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन मुझे है, तुम दस्तखत कर दो। फिर उसने एक लिफाफा मेरे आगे किया और कहा, ये लो पैसे और वापस जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, लानती काफिर औरत। मैं उसे कैसे कैसे याद करती रोती रही, बिलखती रही। इन किस्सों को सुनकर वो मुझे तलाक दे रहा था। उसके लिए मैं खुदा के आगे कैसे कैसे गिड़गिड़ाई। ये सुनकर वो मुझे लानती कह रहा था। उसने कहा कि उस पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ था जो उसने काफिर औरत से शादी कर ली। वो ताल्लुक एक लानत था। मैं सुसन, उसने कहा, मैं एक लानत हूँ। खुदा ने मुझे भी बनाया है और उसे भी। क्या खुदा लानतें बनाता है? क्या खुदा ऐसा नाइंसाफ है कि एक को उस जैसे इंसान बनाता है और एक को मुझ जैसा? उसने कहा, मैं एक काफिर औरत हूँ। वो काफिर किसे कहता था? खुदा को ना मानने वाले को, खुदा को छोड़ देने वाले को। और एक इंसान को ना मानने वाले को क्या कहता है वो? बीवी को बेआसरा छोड़ देने वाले को किस नाम से याद करना चाहेगा वो? मैंने उससे पूछा। उसने मुझे गालियां दी, मेरे मरहूम वालिदैन पर इल्ज़ाम लगाया कि मैं उनकी हराम की पैदावार हूँ। मैं सरतापा हराम हूँ। मेरी रगों में नाजायज़ और गंदा खून है। मैं और मेरे आबा अजदाद शराब पीते रहे हैं और मेरे वालिदैन को शादी की क्या ज़रूरत रही होगी। मैं एक गंदे गलीज मगरबी मुआशरे की पैदावार कैसे कैसे गुल नहीं खिला चुकी होंगी। वो गालियाँ देता रहा और मुझे बताता रहा कि मैं क्या क्या हूँ। वो मुझे जिता रहा था कि मुझे छोड़ाने की असल वजूहात क्या थी। वो मेरा काफिर होना था, गैर मजहब होना था। फिर उसने मेरे खुदा को गालियाँ देनी शुरू की। वो मुझे बताने लगा कि दरअसल किसका मजहब सच्चा है। खुद को सच्चा साबित करने के लिए मैं डेनमार्क की हुकूमत को अपने और उसके ताल्लुक को लेकर दरमियान में ना ले आऊं, या बरतानिया को। वो मुझ पर यह साबित करने की कोशिश करने लगा कि अपनी बात में वो किस कदर सच्चा है। वो एक सच्चे मजहब को मानने वाला है। मैंने उससे कहा कि अगर उसका मजहब इतना ही सच्चा है, अच्छा है, तो ऐसे सच्चे मजहब के किस हुक्म के तहत वो मेरे साथ बुरा कर रहा है? सुसन, मजहब किसका सच्चा है उसके लिए तो आपको खुद को सच्चा होना पड़ता है ना। पहले तो खुद को मुकम्मल करना पड़ता है। कौन सा मजहब है जो ये सब करने की तालीम देता है जो वो मेरे साथ कर रहा था? उसने कहा, वो भटक गया था, वो मेरे जाल में आ गया था। मैंने अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल किया, उसे फांसा, उसे वर्गलाया। भटक तो मैं गई थी, फंस तो मैं गई थी उसकी मोहब्बत के जाल में। मैं कितनी खूबसूरत हूँ इसका एहसास तो उसने मुझे दिलाया था। वो तो कहा करता था खुदा अपने शहकारों में मुझे भी शुमार करता होगा, और वो कहा करता था खुदा की मेहरबानी उसने ज़मीन वालों के नसीब में उस शाहकार की रहनुमाई की। मुझे शाहकार तो उसने बनाया था, फिर उसने मुझे लानत क्यों बना डाला? मैं जिंदा रहना नहीं चाहती। कोई लानत के तोक के साथ कैसे जिंदा रह सकता है जबकि उससे पहले शाहकार के रुतबे पर फाइज कर दिया गया हो? जिसे खूब कह दिया जाए उसे गलीज कैसे कहा जा सकता है? मेरा तो सब चला गया ना, उसका क्या गया? वो तो बेशकीमत लिबास में मरबूस पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत मेरे सामने तन कर खड़ा था। झुकी हुई तो मैं थी उसके आगे, गिड़गिड़ा तो मैं रही थी।
भला बताओ, जो नफा में रहते हैं वो मेरी तरह झुक कर गिड़गिड़ाते हैं, ऐसे ख्वार होते हैं। हसारे में कौन रहा? वो मेरे हाथ पैर काट डालता, उसने मेरा दिल, मेरी रूह काट डाली। वो इतना जालिम होगा, काश मुझे मालूम होता। मैं उससे ऐसी मोहब्बत करने लगूंगी, काश मुझे ये भी मालूम होता। और काश वो खोया ही रहता, मैं सारी उम्र उसे ढूंढती ही रहती। मेरी आंखें उसके इंतज़ार में थक कर मुर्दा हो जाती, लेकिन ऐसी जलील ना होती। उसकी ज़बान से निकला जहर मेरे कान में ना टपका होता। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि हाथ की पुष्ट को होंठों से लगाने वाला जब उन्हीं होंठों से थूकता है तो कर्ब का कैसा लावा वजूद में फटता है। मैं तुम्हें कैसे बताऊं मैं किस दलदल में धंसी हुई हूँ। मार्गरेट ने अपने वजूद को अपने हाथों में लपेटना चाहा। वो ऐसे तड़प रही थी जैसे उस पर बूंद बूंद तेजाब टपकाया जा रहा हो और उसके पास निकल भागने का कोई रास्ता ना हो। दीवार की ओट में खड़े उस बच्चे ने उस तेजाब की बू अपनी नाक में घुसते महसूस की। मैं इस भरी दुनिया में जाकर कैसे बताऊं कि उसने मार्गरेट नामी शाहकार की पर्दाकुशाई कैसे की। काश मैं उससे कभी न ढूंढ पाती। मैंने उससे ढूंढ निकालने का गुनाह क्यों किया? मैंने गुनाह ही किया। अगर उसे ये सब कहना ही था तो वो मुझे बरतानिया में ही कह कर चला जाता। वो कागज़ जो वो अपने मजहबी स्कॉलर से तस्दीक करवा लाया था, मुझे यहीं देख कर चला जाता, लेकिन उसको मुझे ख्वार करना था। उसे मैं पहले लानत क्यों नहीं लगी? उसे मुझ जैसी काफिर औरत के सर पर मंडलाता खुदाई कहर पहले दिखाई क्यों नहीं दिया? मुल्क बदलते ही उसे इतनी अकल आ गई। एक अमीर बेवा के साथ शादी करने के बाद उसे मेरी औकात याद आ गई। मुझे सब कहा करते थे, ये अरबी 10 शादियां कर लें तो पलट कर किसी एक तरफ भी नहीं देखते, पर मैंने किसी का एतबार नहीं किया। मैंने उसका एतबार किया जिसने मुझे धुतकार दिया। उसने तो मुझसे पॉइंट्स के लिए, ग्रीन कार्ड के लिए भी शादी नहीं की थी। उसने तो मुझे जिंदा दरगोर करने के लिए सब किया था। बरतानिया में शादी करने वाला डेनमार्क में मुझे तलाक दे रहा था। मुझे मेरे वालिदैन की, मेरे मजहब की गलाजत के बारे में बता रहा था। उसने एक बार भी मेरी आंखों से गिरते आंसुओं को न देखा। उसे ये परवाह भी नहीं थी कि मैं उसके कदमों में गिर गिर जाती हूँ। मैं कैसे उसके बगैर कुर्ब में मुब्तला रही, जानकर भी उसने हमदर्दी से भी मेरी तरफ न देखा। मैंने उसे उसके बेटे के बारे में बताया तो उसने इस बात को ऐसे सुना सुसन, जैसे मैं उसे अपने किसी बॉयफ्रेंड के बच्चे के बारे में बता रही हूँ। अपने बेटे के बारे में सुनकर उसकी आंखों से ऐसी नफरत टपकने लगी जैसे किसी ने गुनाह आलूद हाथों से उसके पाकीज़ा वजूद को आलूदा कर दिया हो। मेरा बेटा गुनाह था उसके लिए, सिर्फ एक मैं ही नहीं। वो एक तलाक का दुख लेकर नहीं पलटी थी। उसे उस तलाक के साथ कई और ताजियाने मारे गए थे। उसे गलाजत का ढेर साबित करके उसी ढेर में दफन करके भेजा गया था। उससे मुंसलिक हर चीज पर थूक किया गया था। वो खामोशी से अपनी माँ के पास जाकर बैठ गया। मार्गरेट ने आंसू पोंछ लिए। कितनी बदसूरत हो गई थी वो इतने से दिनों में। उसके कपड़े गंदे और बदबूदार थे। उसके वजूद से ऐसी बसात उठती थी जैसे कच्चा गोश्त धीमी आंच पर जल रहा हो। मार्गरेट के पेट के साथ लगे उसका दम घुटने लगा। अमर जल की धारा जहरे आब थी। जहरे ज़ुहाब ने अपना दहन उसके वजूद में खोल दिया था। उसमें से बसात क्यों ना आती। और फिर उस दिन के बाद से उसने उसे ये कहना छोड़ दिया, क्रिसमस की इन छुट्टियों में हम हिल जाएंगे। सच? हाँ, बस तुम्हारे पापा आ जाएं। वो कब आएंगे? शायद अभी, आज रात, वरना कल सुबह। मैंने उन्हें खत लिखे हैं, फोन भी किए हैं। वो गंदे हैं, वो नहीं आते। वो अच्छे हैं, वो आ जाएंगे। वो इतना अच्छा था कि एक बार भी नहीं आया था। उसने अपनी औलाद को भी देखने की चाह न की। उसको पता ही नहीं था कि उसके बेटे की आंखें उस जैसी हैं, कुछ उस जैसे नकूश, घनी भवें, घनी पलकें, सफेद रंगम में मुबहम गंदमी रंगत की झलक, मगरिब में अरब घुलता हुआ, अरब से मगरिब निकलता हुआ। वो ऐसा था जिसके दुनिया में आने से पहले ही उसके बाप ने
खुद को दुनिया में छुपा लिया था और मार्गरेट आखिर तक ये जान न सकी कि जो गुम हो जाते हैं ढूंढा उन्हें जाता है, जो खुद को छुपा लें उन्हें ढूंढ निकालना तजलील है, तजलील बल्कि गुनाह अजीम। ऐसे गुनाहों से खुद को बचाना चाहिए। तो ऐसे छुप चुके मर्द की वापसी के किस्से कहानियां अब बस हुई थीं। दरवाजे पर टिकी निगाहें गुनाह नातमाम हो गईं। अब वो मार्गरेट नामी औरत सुबह उठती अपनी आंखों की सुर्खी को मेकअप की तह में छुपाती, फिर भी बदहैयत ही लगती। 2 घूंट कॉफी हिचकियों की मानिंद हलक से उतारती, जलते कच्चे गोश्त की बू की तहों में मदफून अदाकाराना मुस्कुराहट को निकालती और उसे स्कूल के लिए तैयार करके उसका हाथ पकड़ के सड़क पर ऐसे चलती जैसे अपना ही ताबूत उठाए अपनी कब्र की तरफ जा रही हो। अपनी माँ के ज़ेरे साया वो भी ऐसे ही चला करता जैसे अपनी ही कब्र की कब्र कुशाई के लिए जा रहा हो। खुद को ताबूत में लिटाने खामोशी से, तयशुदगी से 2 इंसान अपने ही पैरों पर चलकर अपनी अपनी कब्र की तरफ कैसे जाया करते हैं। मार्गरेट और उसके बेटे को देखकर जाना जा सकता था। फिर वो उसे स्कूल से घर लाती, उसे एक सैंडविच बनाकर देती, घर को लॉक करके चली जाती और रात को आती। उस वक्त तक वो खिड़की में खड़ा उसका इंतजार करता रहता। सैंडविच वैसे का वैसा ही रखा होता। खाना भूख लगने पर खाया जाता है और उसकी भूख मार्गरेट की सूरत देखते ही मर जाती। वो दुआ करना नहीं जानता था, इसलिए सोचा करता था कि काश उसकी माँ से ऐसी गंदी बदबू न आया करे, काश वो उस बू से छुटकारा पा ले, कैसे भी करे। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स ट्रैक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।